का है ना। तो हम शुरुआत से स्टार्ट कर रहे हैं कि कहाँ से हम क्रोमोसोम्स के बारे में स्टडी करते आए हैं शुरू से। तो अगर हम पूरा ओवरव्यू देखें तो हम बात करते हैं कि भाई जब सेल के अंदर जब डिवीजन होना होता है तब गुणसूत्र का निर्माण होता है, यानी क्रोमोसोम्स बनते हैं। और जब सेल डिवीजन हो जाती है वापस से सेल साइकिल कंप्लीट होता है। सेल साइकिल समझते हैं आप? सेल साइकिल यानी कि आप स्टार्ट करो प्रोफेज, फिर इंटरफेज से स्टार्ट किया तो इंटरफेज, प्रोफेज, एनाफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो ये सारी जो स्टेप्स हैं ये कंप्लीट होने के बाद वापस जब सेल इंटरफेज में आती है यानी कि रेस्टिंग स्टेज में आती है, तब वापस से क्रोमोसोम्स जो है वो गायब हो जाते हैं और हमको क्रोमेटिन दिखते हैं। क्रोमेटिन्स क्या है एक्चुअली? क्रोमेटिन्स जो है वो धागे जैसे मतलब सूत्र जैसे, जैसे हम कहेंगे कि धागे जैसे हमको दिखाई देते हैं, जिसमें जो धागे हैं वो बने हुए होते हैं किसके? डीएनए के। तो ये बहुत पहले से, अब 12th क्लास से ये पढ़ते आए हैं कि भाई क्या होता है कि डीएनए के स्ट्रैंड्स जो हैं, जिनको कि हम डीएनए का हमने वॉटसन क्रिक मॉडल पढ़ रखा है। फिर हम उसके डिफरेंट टाइप्स को भी पढ़ चुके हैं सेल बायोलॉजी के अंदर कि डीएनए जो है वो ना केवल बी टाइप होता है बल्कि ए टाइप का भी होता है, जेड टाइप का भी होता है, सी टाइप का भी होता है। तो कोई सा भी टाइप का डीएनए हो, हमको यहाँ डीएनए के बारे में डीएनए से आगे बढ़ना है। हमें जो ऑर्गेनाइजेशन की बात करनी है वो स्टार्ट है कि डीएनए किस तरह से असेंबल होके क्रोमोसोम्स बनाता है और तोड़ता है। वापस जब क्रोमोसोम्स टूटते हैं तो फिर क्या होता है और कैसे हमें वापस से क्रोमेटिन जो फिलामेंट्स हैं वो मिलते हैं। तो ये डायग्राम आप देखिए, बहुत एक्सप्लेनेटरी डायग्राम है, इसमें सब कुछ अपने आप से ही समझ में आ रहा है हमको कि डीएनए का डबल हेलिक्स है जिसका कि थिकनेस है 2 nm के आसपास। और ये डीएनए का जो डबल हेलिक्स है ये कॉइल होना शुरू हुआ, है ना। इसने कॉइलिंग की, कॉइल होके ये जो है हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर लिपट गया, है ना। और ये हिस्टोन प्रोटीन के साथ लिपट कर इसने एक स्ट्रक्चर फॉर्म किया जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम कोर, यानी न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम के ऊपर डीएनए जब पूरा लिपट गया तो हम इसको कहते हैं न्यूक्लियोसोम मॉडल। यानी कि डीएनए जो है जब हिस्टोन या कोर के ऊपर लिपट जाता है तो एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम। ठीक है। अब न्यूक्लियोसोम जो है ये इसकी थिकनेस को चेंज कर देता है। जब ये पूरा स्ट्रक्चर बनता है न्यूक्लियोसोम मॉडल तो इसकी थिकनेस हो जाती है करीब करीब 10 nm। ठीक है। और ये न्यूक्लियोसोम जो है फिर आगे वापस से एक सुपर कॉइलिंग करता है, मतलब कॉइलिंग करता है अगेन। और करीब करीब ये जो यूनिट्स बने जिनको हम न्यूक्लियोसोम कह रहे हैं, इसकी 6 से 7 यूनिट्स मिलकर हमारा एक जो स्ट्रक्चर बनाती है दैट इज़ नोन एज सोलेनॉइड, है ना। यानी कि न्यूक्लियोसोम की 6 यूनिट्स मिलकर फिर से कॉइल होती हैं और कॉइल होके फिर बनाती है सोलेनॉइड। और सोलेनॉइड फिर से कॉइल होकर बनाता है क्रोमेटिन्स और क्रोमेटिन्स फिर कॉइल होकर बनाते हैं क्रोमोसोम। तो आप यहाँ पे देखिए हर स्टेप पे कुल मिला के हमने 6 स्टेप्स की बात की है। इन 6 स्टेप्स में अगर आप पेन से लिख रहे हैं तो नोट करते जाइए कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए था, है ना, जो कि 2 nm का था। ठीक है। उससे बना हमारा सेकेंड स्टेप में देखिए क्या लिखा है, डीएनए कॉम्प्लेक्स्ड विद हिस्टोन टू फॉर्म न्यूक्लियोसोम, यानी हिस्टोन के साथ लिपटने शुरू हो गया डीएनए का और हमको यहाँ पे थोड़ा सा और मोटा स्ट्रक्चर मिला। फिर न्यूक्लियोसोम कोर ऑफ 8 हिस्टोन प्रोटीन, ये हमको थर्ड स्टेप में ये बता रहा है कि जो कोर है उसमें आपको 8 तरह के हिस्टोन्स मिलेंगे या 8 जो मॉलिक्यूल्स हैं हिस्टोन्स के मिलेंगे। और हमारा जो थिकनेस जो होगी इस स्ट्रैंड की या एक सूत्र की वो हो जाएगी 10 nm के आसपास। ठीक है। फिर क्या हुआ, न्यूक्लियोसोम मतलब एक न्यूक्लियोसोम जो बना है प्लस एक हिस्टोन प्रोटीन मिलकर हमारा बनाता है क्रोमैटोसोम। क्या बोल रहे हैं इसको? क्रोमैटोसोम। ठीक है। ये क्रोमैटोसोम्स जो हैं ये फिर मिलेंगे इसमें और आपस में फोल्ड होकर ये बनाएंगे 30 nm का सोलेनॉइड। ठीक है। तो 30 nm, यानी अब यहाँ से 2 nm से वापस चले तो 2 nm से 10 nm, 10 से 30 nm का सोलेनॉइड फॉर्म हो गया। और ये 30 nm का सोलेनॉइड आपस में फिर से कॉइल कर रहा है और इसने बना दिया क्रोमेटिन फाइबर। और ये क्रोमेटिन जो है वो वाला क्रोमेटिन है जो पुत्री जो मतलब आप ये कहते हैं ना क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिन होते हैं, वो वाला क्रोमेटिन ये फॉर्म हो रहा है। और क्रोमेटिन 2 क्रोमेटिन्स मिलकर एक बनाते अर्धगुणसूत्र जिसको क्रोमेटिड कहते हैं, एक अर्धगुणसूत्र कहते हैं। और 2 अर्धगुणसूत्र मिलकर
एक पूरा का पूरा गुणसूत्र बनाते हैं जिसकी थिकनेस होती 1400 nm। तो आज की जो हमारी क्लास है उसमें पूरी की पूरी कहानी यहाँ से शुरू होकर डीएनए से लेके और पूरी कहानी कहाँ पे ख़त्म होगी, क्रोमोसोम पे। समझ में आ गई यहाँ तक बात? अब हम बढ़ते हैं, देखो कहाँ पे, जहाँ से हमें शुरू करना है। तो ये डायग्राम मैंने इसलिए आपको दिखाया है क्योंकि हमको पूरी स्टोरी के अंदर ये सब पढ़ना है, ठीक है। अब देखिए, जहाँ भी हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, क्रोमेटिन की ऑर्गेनाइजेशन या क्रोमोसोम का फॉर्मेशन, तो हम कैसे शुरू करते हैं कि भाई देखो न्यूक्लियस था कोशिका के अंदर, उस न्यूक्लियस के अंदर इंटरफेस की अवस्था में तो हमें क्रोमेटिन नेटवर्क दिखाई दे रहा था। और फिर जब जैसे सेल जो है वो विभाजन करना शुरू करती है, विभाजन के लिए तैयारियां शुरू करती है, तो वो अपने आप को परिवर्तित करती है और जो क्रोमेटिन था ना वो इस कॉइल्ड हो जाता है। और दो तीन चीज़ें होती हैं इसमें, एक तो कॉइलिंग होती है या सुपर कॉइलिंग होती है डीएनए की। कॉइलिंग समझते हो, है ना? उसने क्या हुआ, स्प्रिंग की तरह एक तार है उसको स्प्रिंग बना दिया हमने, है ना? इस तरह से कॉइलिंग हो गई। अब ये कॉइलिंग जो है इसके साथ में एक और प्रक्रिया होती है जिसको हम कहते हैं डिहाइड्रेशन। तो लिख लो आप कि कॉइलिंग या सुपर कॉइलिंग के साथ साथ एक जो प्रोसेस हो रही है दैट इज़ नोन एज डिहाइड्रेशन, यानी पानी जो है उसका लॉस होता है, ठीक है। इन दोनों प्रक्रियाओं के कारण हमारा जो क्रोमेटिन है वो अब क्रोमोसोम में परिवर्तन के लिए तैयार हो जाता है। समझ गए? अब क्या हुआ कि जो जितना भी जो डीएनए है वो प्रोटीन के साथ मिलने वाला है। यहाँ तक आ गई बात समझ में? अब टोटल अगर सेल में हम देखें तो कितना प्रोटीन है और कितना डीएनए है, कंपोजिशन या इनके दोनों की रेशो की अगर हम बात करते हैं तो देखो 60% अगर प्रोटीन है कोशिका के अंदर तो बचा हुआ 40% जो है वो डीएनए है। लेकिन इसमें पता चलता है कि पूरा का पूरा डीएनए भी नहीं है, कुछ आरएनएस भी होते हैं, यानी क्योंकि हम कोशिका के अंदर डीएनए और आरएनए दोनों प्रेजेंट है। तो इनका रेशो अगर हम लगाएं तो ये हो गया 60, तो प्रोटीन हो गया 35% हो गया आपका डीएनए और 5% हो गया आरएनए, ठीक है। तो किसी भी कोशिका में ये हमारे पास प्रपोर्शन मिला हमको डीएनए टू प्रोटीन का, ठीक है। अगर हम डीएनए की अलग अलग जीवों में, अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर डीएनए की जो मात्रा है उसको अगर कैलकुलेट करने बैठेंगे तो पता चलेगा जीनोम्स का साइज़, मॉलिक्यूलर वेट और इनके नंबर ऑफ क्रोमोसोम के हिसाब से जो है इनका मॉलिक्यूलर वेट भी अलग अलग होगा, इनकी जो जीनोम की लेंथ है वो भी अलग अलग होगी। तो लेंथ और वेट किससे डिसाइड होता है, कितने न्यूक्लियोटाइड्स हैं उसमें, है ना? क्योंकि आपको पता है डीएनए तो जिन ब्रिक्स से या जिन ईंटों से मिलकर बना हुआ है उसको हम न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। तो जितना नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ज़्यादा होंगे उतना ही बड़ा जीनोम होगा। समझ में आ गई? यहाँ तो कोई कन्फ्यूज़न है ही नहीं। अब बात आती है कि भाई डीएनए जो है वो किस प्रकार के प्रोटीन्स को पसंद करता है बाइंडिंग के लिए। ये हमको सबको पता है कि डीएनए और हिस्टोन्स का एक रिलेशनशिप है। तो ये रिलेशनशिप भाई क्यों होता है, क्यों ये हिस्टोन्स को ही प्रेफर करता है, जबकि कोशिका के पास तो बहुत सारे नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स भी हैं। तो हिस्टोन को क्यों वो चूज़ करता है, क्योंकि जब हिस्टोन और डीएनए का पैकेजिंग होता है उस समय एक प्रॉपर न्यूट्रल मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, यानी कि डीएनए जो है वो है एसिडिक, क्योंकि आपने नाम सुना होगा डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, एसिड आ रहा है पीछे, वैसे भी एसिडिक नेचर है इसकी। और हिस्टोन जो है उसके बिल्कुल कॉन्ट्रेरी, मतलब उसके अगेंस्ट हिस्टोन्स जो बने हैं वो बने हुए बेस से, है ना? तो यानी इनकी नेचर है बेसिक और डीएनए की नेचर है एसिडिक, ठीक है। तो इस कारण बेसिक का मतलब कैसे है, हिस्टोन कैसे बेसिक है? तो सिंपल सी बात है हमें समझने की कि बेसिक इसलिए है ये क्योंकि इनके अंदर जो अमीनो एसिड्स है ना इनका फॉर्मेशन कर रहे हैं, यानी ये प्रोटीन कौन से अमीनो एसिड से बने हुए हैं, जो कि क्षारीय अमीनो एसिड्स हैं। तो क्षारीय अमीनो एसिड्स की मात्रा जब किसी प्रोटीन के अंदर ज़्यादा होती है तो इसका मतलब वो प्रोटीन कैसा हो गया, बेसिक नेचर का हो गया। तो यहाँ पे हमें समझ में आ गई ये बात कि जब भी हम जो न्यूक्लियोसोम मॉडल की बात करते हैं तो हम बात करते हैं हिस्टोन्स की, और वो जो हिस्टोन्स हैं वो बेसिक नेचर के होने के कारण डीएनए के साथ में बहुत अच्छी बाइंडिंग बना लेते हैं, इसीलिए ये प्रेफर किए जाते हैं, ठीक है। इनको पैकेजिंग प्रोटीन्स भी कहा जाता है। और ये जो है पैकेजिंग प्रोटीन मतलब डीएनए के पैकेजिंग में यूज़ हो रहे हैं,
है ना। अब मैंने देखो आपको बताया कि नेगेटिवली चार्ज डीएनए है, यानी कि एसिडिक डीएनए है, नेगेटिवली चार्ज डीएनए है, जबकि जो पैकेजिंग प्रोटीन्स होते हैं ये पॉजिटिवली चार्ज और बेसिक प्रोटीन्स होते हैं। तो इन दोनों का यहाँ पर हमको बहुत अच्छा बाइंडिंग दिखाई देता है। अब जरा हम हिस्टोन्स की बात कर लेते हैं। हिस्टोन्स जो है ये कैसे हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि इसके अंदर बेसिक एमिनो एसिड्स होते हैं बेसिकली। तो ये जो है आर्जिनिन और लाइसिन ऐसे बेसिक प्रोटीन हैं जिनके बारे में हम जनरली बात करते हैं कि ये बेसिक नेचर के हैं, ठीक है। तो हिस्टोन्स जो है ये मेन स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स हैं जो कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में स्पेसिफिकली पाए जाते हैं। केवल यूकैरियोट्स इसलिए बोल रही हूँ मैं क्योंकि आपने शुरू से पढ़ रखा है कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में एक बेसिक डिफरेंस होता है कि प्रोकैरियोट्स में डीएनए जो है वो नेकेड फॉर्म में होता है और यूकैरियोट्स के अंदर वो हिस्टोन के साथ मिलकर बाइंडिंग करके क्रोमोसोम्स बनाता है। प्रोकैरियोट्स में तो नहीं बनते ना क्रोमोसोम। तो यहाँ पे देखिए आप, these are low molecular weight small sized प्रोटीन, यानी कि हिस्टोन्स के बारे में अगर हम बात करें तो इनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत कम होता है, साइज़ छोटा होता है ना। और कितना छोटा होता है साइज़, करीब 10 से 50 किलो डाल्टन के आसपास, ठीक है। तो इतने छोटे साइज़ के प्रोटीन्स हैं जो डीएनए के साथ असेंबल होते हैं। दे हैव हाई प्रोपोर्शन ऑफ पॉजिटिवली चार्ज बेसिक एमिनो एसिड्स, ठीक है। तो अब आपको ये बात भी समझ में आ गई कि इनके अंदर जो एमिनो एसिड्स हैं वो पॉजिटिवली चार्ज हैं और बेसिक एमिनो एसिड्स हैं, ऑफ विच एटलीस्ट 20% आर, जिसका भी 20% जो है वो फिक्स है कि भाई आर्जिनिन और लाइसिन होगा, ठीक है। तो द पॉजिटिव चार्ज हेल्प हिस्टोन टू बाइंड टू द नेगेटिवली चार्ज डीएनए एंड प्ले अ क्रूशियल रोल इन पैकेजिंग ऑफ लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल, यानी कि ये जो हिस्टोन्स हैं ये नेगेटिवली चार्ज डीएनए के साथ में एक इंटरेक्शंस बनाते हैं और वो इंटरेक्शन पॉजिटिव नेगेटिव इंटरेक्शंस होते हैं जिसके कारण ये आसानी से कॉइलिंग शो करते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ हिस्टोन्स की, भाई कितने तरह के हिस्टोन्स जो है वो पाए जाते हैं। तो आप सबको पता ही होगा स्टोन्स जो है वो उनको हम 5 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सी कैटेगरीज है, H1, H2A, H2B, H3 एंड H4, ठीक है, सबने लिख लिया। तो H1 जो है उसको अगर हम हटा दें, H1 जो है वो सबसे ज़्यादा लाइसिन रिच होता है ना। ये देख लीजिए, लिख लीजिए आप, ये क्वेश्चन एक बार स्लैट या नेट में आ चुका है कि कौन सा हिस्टोन इन चारों में से सबसे ज़्यादा कंजर्व्ड कौन सा होता है और सबसे ज़्यादा जो है लाइसिन रिच कौन सा है, सबसे ज़्यादा आर्जिनिन रिच कौन सा है इनमें से। तो ये देख लीजिए आप कि लाइसिन रिच की अगर हम बात करें तो H1 जो है वो हमारा सबसे ज़्यादा लाइसिन रिच होता है और आर्जिनिन रिच जो है उसकी कैटेगरी में आता है हमारा H4, ठीक है। इसके बीच वाले जो हैं वो स्लाइटली लाइसिन रिच कहलाते हैं। तो यानी लाइसिन रिच आपको पूछा जाए तो H1 आता है और आर्जिनिन रिच पूछा जाए तो H4 आता है। बीच वाले जो है वो है लाइसिन रिच, ठीक है। और एक कंजर्व सीक्वेंसेस का क्या मतलब होता है, कंजर्व सीक्वेंसेस देखिए, कंजर्व सीक्वेंसेस का मतलब है कि इनमें इवोल्यूशन के साथ साथ कुछ परिवर्तन नहीं हुए हैं, यानी कि जैसे ये शुरुआत में रहे होंगे वैसे के वैसे आज भी हैं। इनके परिवर्तन कैसे होता है, देखो परिवर्तन की जब भी हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि जैसे जैसे म्यूटेशंस होते हैं, म्यूटेशन जीनोम में होते हैं। जीनोम मतलब हमारे जीन्स में कहीं कुछ उठा पटक हुई है, शायद ट्रांसपोजिशन हो गया, चाहे तो कोई जीन निकल के हट गए, कुछ रिप्लेस हो गए, कुछ नए आ गए, कुछ रिकॉम्बिनेंट बन गए, कुछ जीन जो पहले एक्टिव थे इनएक्टिव हो गए, इसी से सब में परिवर्तन आ गया, है ना। तो ये जो परिवर्तन होते हैं वो परिवर्तन समय के साथ होते हैं और वातावरणीय कंडीशंस के कारण होते हैं, ये तो हमें पता ही है। तो ऐसे जो हिस्टोन्स हैं उनमें आज से लेके जब ये हम सबसे पहले बने होंगे या जीवों का ओरिजिन हुआ होगा लाइफ पर, तब से लेके अब तक हिस्टोन्स वैसे के वैसे हैं, इनमें ज़्यादा कोई परिवर्तन नहीं हुए हैं। और ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है कि हिस्टोन प्रोटीन मोस्ट ऑफ द टाइम
वेरी कंजर्व्ड सीक्वेंसेस की श्रेणी में आते हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा कंजर्व्ड सीक्वेंसेस इनके होते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको एक मैंने स्पेशल बताई जो कि आपको ध्यान रखनी है। अब हम आ जाते हैं, देखिए डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज द एक्चुअली न्यूक्लियोसोम मॉडल। न्यूक्लियोसोम मॉडल में आप देखिए कि यहाँ से शुरू होके ये एक चक्कर पूरा किया और दूसरा चक्कर जहाँ से स्टार्ट हुआ तो दूसरा चक्कर भी वहीं पर ही जाके ख़त्म किया, यानी करीब करीब 2 साइकिल पूरे होते हैं। यानी कि डीएनए जो है वो 1.25 चक्कर जिसको कहते हैं हम लगाएगा इन कोर के ऊपर। कोर मतलब बिल्कुल आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे आप किसी गिट्टी के ऊपर धागा लपेट रहे हैं, या आप ये समझ लीजिए कि बॉल, मान लीजिए आप बॉल को ज्यूम करके और उस पर आपको 2 चक्कर लगवाने हैं धागे के, है ना। तो इस तरह से यहाँ पे लपेटने वाला जो सीक्वेंस है वो हो रहा है। लेकिन कुछ चीज़ें जो हमको ध्यान रखनी है वो है कि ये जो हिस्टोन्स होते हैं इनका ऑक्टामर होता है। ऑक्टामर का मतलब है कि 8 कुल मिला के मॉलिक्यूल्स हैं जो कि इस कोर को बनाने में यूज़ आ रहे हैं। समझ में आ गई बात। तो 8 का मतलब है कि 8 किस तरह से, कोई और आए तो बता देना भाई, क्योंकि मेरे को सुनाई नहीं आता अब ये रिकॉर्डिंग ऑन करके। तो ये जो 8 है इनको हम ऑक्टामर कहते हैं। ये 4-4 के रेशो में एक के ऊपर एक अरेंज होते हैं, यानी डाइमर बनाते हैं। डाइमर आप समझते हैं, 2 यूनिट्स होती है, 2 इकाइयाँ जब मिल जाती हैं एक दूसरे के साथ में तो उसको हम डाइमर कहते हैं। तो यहाँ पे हमको बनाना है न्यूक्लियर कोर। कोर बनाना है, तो कोर बनाने में हमको कौन कौन से हिस्टोन प्रोटीन्स लगते हैं वो देखिए। केवल H1 हटा दीजिए आप, H2A के 2 मॉलिक्यूल, H2B के 2 मॉलिक्यूल, H3 के 2 मॉलिक्यूल, H4 के 2 मॉलिक्यूल, और ये मिलके हमारे बन गए 8। तो 8 मॉलिक्यूल्स हैं जो कि एक के ऊपर एक अरेंज हो जाते हैं। 2 टायर्स बनाते हैं, 2 टायर्स मतलब 2 स्तर बनाते हैं हिस्टोन्स के, और इस तरह से हमारा बन जाता है क्रोड या कोर, जिसको हम कहते हैं ऑक्टामर क्रोड। ठीक है, अब ये जो है न्यूक्लियोसोम, इनकी स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो भाई ये किसके बने हुए हैं। तो हर न्यूक्लियोसोम जो है, सॉरी, हर हिस्टोन जो है वो बना हुआ है एमिनो एसिड्स का। ठीक है, अगर इनके प्रपोर्शन की हम बात करें तो प्रपोर्शन चारों का बराबर है। तो अगर हम इस डायग्राम में समझने की कोशिश करते हैं तो हमें समझ में आता है कि भाई चारों का बराबर रेशो है। ऐसा नहीं कोई ज़्यादा है कोई कम है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चारों बराबर मात्रा में स्प्रेडेड हैं या इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो देखिए आप, न्यूक्लियोसोम प्रोटीन आर 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ 4 टाइप ऑफ स्मॉल प्रोटीन्स, यानी कि छोटे छोटे 4 प्रोटीन्स के 4 तरह के प्रोटीन्स के 2 स्तर बनते हैं, जिससे बनता है हमारा ऑक्टामर। दे आर प्रेजेंट इन इक्वल अमाउंट इन द सेल, और ये कोशिका में बराबर मात्रा में ही प्रेजेंट होते हैं और रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉइलिंग ऑफ डीएनए इनटू न्यूक्लियोसोम। तो डीएनए से जब न्यूक्लियोसोम का फॉर्मेशन होता है तो ये ऑक्टामर क्रोड बनाते हैं। और ये कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं, जैसा मैंने आपको बताया था, H1 को हटा दीजिए, H2A के 2 मॉलिक्यूल, H2B के भी 2, H3 के भी एंड H4 के भी 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ पर काम में आते हैं। और हर जो मॉलिक्यूल है H या स्टोन्स का, वो 102 से लेके 135 एमिनो एसिड से बना हुआ है, यानी कि 102 से 135 एमिनो एसिड्स इन्वॉल्व हो रहे हैं इनके हर एक मॉलिक्यूल को बनाने के लिए। ठीक है, समझ में आ गई। दिस फॉर्म ऑफ द इनर कोर ऑफ न्यूक्लियोसोम, ये इनर कोर बनाते हैं न्यूक्लियोसोम का, यानी कि बीच का क्रोड बनाते हैं। ठीक, न्यूक्लियोसोमल histone exhibit great similarity in different living organism because they have not changed during the evolution। जो बात मैंने अभी आपको बताई थी वो बात यहाँ है कि न्यूक्लियोसोम में हिस्टोन्स का जो व्यवस्था होती है उसमें हमको किसी और जीव के साथ, अगर हम इंसान को भी कंपेयर कर लें तो भी हमको सिमिलरिटी मिलेगी। सबके क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन मोस्ट ऑफ द टाइम इसी तरह के हिस्टोन्स के साथ में जुड़ने से होता है, और ये चीज़ जो है ये कहलाती कंजर्व्ड सीक्वेंसेस। ठीक है, दीज आर प्रेजेंट इन इक्विमोलर अमाउंट, यानी कि भार के आधार पे इनकी समान मात्रा होती है। 2 ऑफ ईच टाइप बीइंग प्रेजेंट आफ्टर इवन 200 बेस पेयर, यानी कि हर 200 बेस पेयर लंबे डीएनए के लपेटने के लिए
हमको ये ऑक्टामर की ज़रूरत होती है, यानी कि 8 हिस्टोन मिलकर 200 बेस पेयर लंबे डीएनए को अपने चारों तरफ कॉइल करते हैं। ठीक है, तो हिस्टोन का ऑक्टामर यानी क्रोड जो है वो उस पर लपेटने वाला धागे की लंबाई आपको दिख रही है ऑलमोस्ट 200 बेस पेयर लंबी। यानी कितना चक्कर लगाया वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, करीब करीब 2 चक्कर लगाया। और 2 चक्कर में कितने बेस पेयर लगे, हमारे कितने न्यूक्लियोटाइड्स इन्वॉल्व हैं, उनकी अगर हम बात करते हैं तो हमको पता चलता है कि इनकी संख्या जो है वो करीब करीब 146 के आसपास होती है। और अगर लिंकर को भी जोड़ लें हम तो करीब 200 के आसपास हो जाती है। तो इसीलिए हम इसको एग्जैक्ट अगर हम बात करें तो एग्जैक्ट नंबर अभी आपको मैं बताऊंगी कितना होता है। ठीक है, ईच हिस्टोन प्रोटीन, अगर एक हिस्टोन प्रोटीन की हम बात करें जो कि कोर पार्टिकल बनाने में न्यूक्लियोसोम में यूज़ हो रहा है, हैज़ अ फ्लेक्सिबल टेल। इनमें एक पूछ निकली हुई होती है दैट कंटेनिंग 11 to 37 एमिनो एसिड्स। ये जो पूछें निकली हुई दिख रही है आपको, इसकी हर स्टोन के साथ में एक पूछ होती है जो कि आपने अभी तक नहीं पढ़ी होगी, शायद किसी और बुक में जनरली नहीं दी हुई होती है, क्योंकि ये थोड़ी स्टैंडर्ड बुक है तो इन्होंने इसको टेल्स भी बता रखी है। तो एक फ्लेक्सिबल टेल होती है जो कि 11 to 37 एमिनो एसिड्स की बनी हुई बाहर की तरफ निकली हुई होती है। द पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड्स इन दी टेल इंटरेक्ट विद द नेगेटिवली चार्ज फॉस्फेट ऑफ द डीएनए। ऐसा माना जाता है कि ये जो पूंछ निकली हुई है इनकी, जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड है, और ये पॉजिटिवली चार्ज जो इसकी क्या बोलते हैं पूंछ है, ये इस पर नाइट्रोजन लगा हुआ होता है जो कि इसको पॉजिटिवली चार्ज करता है। और आपको पता है डीएनए जो है वो खुद नेगेटिवली चार्ज है, तो वो ये पूंछ उसको हेल्प करती है कि वो अच्छे से इसके ऊपर लिपट जाता है और प्रॉपर ऑर्डर के अंदर। ठीक है, तो ये जो है जो डीएनए का, स्पेशली डीएनए का आपने वाटसन क्रिक मॉडल याद कर लीजिए, उसमें आपको पता है शुगर्स हैं और एक तरफ नाइट्रोजन बेसिस लगते हैं और दूसरी तरफ लगता है फॉस्फोरिक एसिड जिसको आप कहते हो। तो ये जो फॉस्फोरस या फॉस्फोरिक एसिड और नाइट्रोजन बेसिस जो है वो लगे हुए हैं, तो उसमें फॉस्फेट जो है वो इन जो इसकी टेल्स हैं यानी हिस्टोन्स की टेल्स के साथ में इंटरेक्ट करता है और इनमें आपस में टाइटली एसोसिएशन हमको दिखाई देता है और एक कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट हमारा यहाँ पर बन जाता है। तो ये देखिए, ये आपको यहाँ पर एक पूरा न्यूक्लियोसोम बना हुआ दिखाई दे रहा है। इसमें देखिए आप 4 तरह के हिस्टोन्स हैं और प्लस ये डीएनए जो है वो आपको लिपटे हुए स्ट्रैंड की फॉर्म में दिखाई दे रहा है। ये जो टेल है इसका नाम रखा जाता है एमिनो टर्मिनल टेल, क्योंकि इसमें एमीन ग्रुप होता है जिसको हम एन से डिनोट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर इसको कहा जाता है एमिनो टर्मिनल टेल। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आ जाते हैं किस पर, फंक्शन ऑफ हिस्टोन। हिस्टोन के काम है क्या, तो देखिए स्टोन के 2 काम हमें समझ में आए, कौन कौन से। दे सर्व एज स्ट्रक्चरल एलिमेंट एंड हेल्प इन कॉइलिंग एंड पैकेजिंग ऑफ लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल। यानी कि ये एक संरचनात्मक प्रोटीन है, संरचना बनाने का काम करते हैं। किसकी संरचना बना रहे हैं, क्रोमोसोम्स की। और ये हेल्प करते हैं कॉइलिंग एंड पैकेजिंग ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, यानी डीएनए के सूत्रों की कॉइलिंग में के लिए जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, दूसरी बात क्या आती है, दिस कवर और रिप्रेस द स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ डीएनए। ये क्या करते हैं, जब ये कॉइल्ड होते हैं ना, तो डीएनए तो भाई आपको पता है कि ट्रांसक्रिप्शन के लिए तैयार रहता है हमेशा, जब भी खुला हुआ होगा, है ना। तो यहाँ पे जैसे डीएनए सूत्र आए वो इस पर लिपट गए, तो जिस सरफेस से ये डीएनए सूत्र इस पर लपटे हैं, अब ये डीएनए जो है ट्रांसक्रिप्शन तो नहीं कर सकता ऑब्वियसली, क्योंकि ये तो बंध गया, इसके साथ में बाइंड हो गया। तो जब तक ये खुलेगा नहीं और इसकी कॉइलिंग खुलेगी नहीं, तब तक ये अपना जो है एक्सप्रेशन नहीं कर सकता है, यानी अपने आप को प्रकट नहीं कर सकता है, यानी ट्रांसक्रिप्शन में भाग नहीं ले सकता। तो ऐसी कंडीशन में जब स्पेसिफिक डीएनए सेगमेंट्स जो कि मतलब हिस्टोन पे लिपट जाते हैं, वो ट्रांसक्रिप्शन में रोल प्ले नहीं कर सकते, उनका ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाता है। ठीक है, तो देयर ट्रांसक्रिप्शन इज पॉसिबल ओनली व्हेन हिस्टोन आर रिमूव्ड इन द in response to certain molecular signal। जब हिस्टोन खुलता है, डीएनए वापस से इनसे सूत्रों खुल जाएगा सूत्र की फॉर्म में, तब जाके इनका वापस डी कॉइलिंग होगी, उसकी जो कॉइलिंग हो चुकी है वो खुलेगी, तब जाके ये है ना ट्रांसक्रिप्शन के लिए तैयार होंगे। यानी कि एक तरह से हिस्टोन जो है वो जीन्स के एक्सप्रेशन को रेगुलेट कर रहा है कि कब उस डीएनए को ट्रांसक्रिप्शन करना है और कब नहीं करना है। आ रही है बात समझ में।
तो ये इसके मेजर काम हुए दोनों। अगर हम इन चारों इसकी हिस्टोन्स की स्ट्रक्चर को देखते हैं तो देखिए सब में आपको एक एन टर्मिनल टेल दिखती है, जिसके बारे में भी मैंने आपको बताया था, जब ये कॉइल्ड फॉर्म में होते हैं तब आपको बाहर निकली आपको एन टर्मिनल टेल दिखती है। इसकी मेन जो बॉडी है वो है स्टोन फोल्ड डोमेन, जो कि डोमेन का मतलब होता है विशेष प्रकार की संरचना बनाना, है ना, जाल बनाना है इसको एक तरह से। ये उलझ जाते हैं एक दूसरे के साथ में, क्योंकि आपको पता है अमीनो एसिड तो लंबाई में जुड़ते जाते हैं ना, पूरी चेन बनाते हैं लंबाई में जुड़ जुड़ के एक दूसरे के बाद में। तो ये जो चेन है ना, ये चेन जब इसको आप इकट्ठा कर दो, इसका ग्लोब्यूल बना दो, है ना, मान लीजिए आपके पास कोई तार पड़ा हुआ है, आप उसको पूरा गोल 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 करके उसकी बॉल बना दोगे, है ना, तो समझ गए आप, उस तरह से डोमेन बनती है। यानी कि ये एक चेन की फॉर्म में होता है हिस्टोन, जिसको कि कॉइल करके आपस में गुथ के एक ऑक्टेन जो कोर है उसका फॉर्मेशन किया जाता है। तो आपको जैसे मैंने बताया कि एक तरफ तो इसमें एन टर्मिनस है, दूसरी तरफ इसमें सी टर्मिनस है। सी टर्मिनस जो है बिल्कुल अमीनो एसिड जैसे होते हैं ना, एक तरफ एमीन ग्रुप होता है और दूसरी तरफ आपके कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, COH एसिडिक ग्रुप होता है। तो वैसे यहाँ पर भी आपको दोनों तरफ अपोजिट ग्रुप्स जो है वो दिखाई दे रहे हैं, एक एन टर्मिनस और एक सी टर्मिनस, ठीक है। इसी तरह सिमिलर स्ट्रक्चर हमको जो H2B में भी दिखाई दे रहा है, H3 में भी दिखाई दे रहा है, H4 में भी दिखाई दे रहा है। बस थोड़ा थोड़ा सा इनकी संरचना में डिफरेंसेस हैं, जो कि ऐसे गुथ कर, है ना, क्या करते हैं आपस में इस तरह से गुथ जाते हैं और गुथ कर पहले तो डाइमर बनाते हैं, यानी H2A और H2B मिलकर डाइमर बना रहे हैं। और फिर ये डाइमर्स जो है वो H3 और H4 जो कि पहले से एक और डाइमर बना चुके हैं उनके साथ में गुथ के पूरा टेट्रामर और फिर उसके बाद ऑक्टामर बनाते हैं। तो ये देखिए इस तरह से इनकी गुथने का प्रोसेस जो है वो ऐसे, अगर इंटरनली हम देखें, वैसे तो हम गोले बना देते हैं कि भैया ये एक H1 है, H2 है, H3 है, H4 है, लेकिन वास्तव में अगर देखें तो इनकी स्ट्रक्चर ऐसी है। और ये इस तरह से ग्रोथ के मोटिव्स बनाते हैं, इसको हम कहते हैं मोटिव। मोटिव मतलब संरचना, अरेंजमेंट, है ना। तो यहाँ पर इस तरह का अरेंजमेंट हमको दिखाई देता है स्टोन्स का, और ये जब संरचना बनती है तब उस पर जाके DNA जो है वो लपेटता है। तो आप यहाँ पे देखिए कंपैरेटिव अकाउंट अगर हम देखें तो कोर हिस्टोन प्रोटीन्स का मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पे अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट हमको दिख रहा है H1 का, और सबसे कम मॉलिक्यूलर वेट हमको दिख रहा है किसका, H4 का। और अगर हम लाइसिन अर्जिनिन यानी प्रोटीन की कंसंट्रेशन इनमें देखें तो हमको हिस्टोन्स H1 के अंदर जो है हमको सबसे ज़्यादा परसेंटेज ऑफ लाइसिन अर्जिनिन दिख रही है, जिसमें से भी मैंने बताया था लाइसिन ज़्यादा है इसके पास में, है ना, और H4 में मैंने बताया था अर्जिनिन ज़्यादा है। समझ में आ रही है बात? तो यहाँ तक हमारा कोई कन्फ्यूज़न अब नहीं है। अब न्यूक्लियोसोम कॉन्सेप्ट को हम, और ऑर्डेट कॉन्सेप्ट ऑफ क्रोमेटिन स्ट्रक्चर का मतलब है कि न्यूक्लियोसोम से फिर आगे क्रोमोसोम का फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है। तो अब देखिए अब कि जैसे आपने अब तक ऐसा देखा है कि बीड्स से स्ट्रिंग बनती है, बीड्स से स्ट्रिंग का मतलब है मोतियों से माला का बनना। तो मोतियों से माला का फॉर्मेशन कैसे होगा उसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। तो देखो भाई, एक न्यूक्लियोसोम जो बन गया है ना, उसको पहले हम अच्छे से समझ लेते हैं कि उसकी हाइट, हेल्थ और मतलब आपस में इनका जुड़ने का प्रोसेस जो है वो कैसे होगा। तो जब हम न्यूक्लियोसोम को देखते हैं तो ये इनका जो डिस्क जो बनी है, न्यूक्लियोसोम मॉडल जो बना है, उसकी लंबाई होती है 11 nm के आसपास। 11 nm इसका डायमीटर होता है, ठीक है। अब ये न्यूक्लियोसोम आपस में, एक न्यूक्लियोसोम दूसरे न्यूक्लियोसोम के साथ में जुड़ना शुरू करता है, जैसे कि माला में मोती एक दूसरे के साथ में कनेक्शन बनाते हैं। तो यहाँ पे कोर पार्टिकल्स जो है उनके बीच में जो तार है, यानी कि धागा जो है जो मोतियों को पास पास लाएगा, दैट इज़ नोन एज स्पेसर और लिंकर। तो उसको हम कहते हैं धागे को स्पेसर या लिंकर DNA, जो कि दो मोतियों के बीच का स्थान है। और इसका काम सिर्फ वही है कि दोनों न्यूक्लियोसोम्स को पास पास लाके एक दूसरे के साथ में जोड़ना, ठीक है। यहाँ तक आगे बात समझ में। तो अब आपको स्पेसर और लिंकर समझ में आ गया कि क्या चीज़ होता है। अब देखिए इसका डायग्राम हम देखते हैं यहाँ पर। तो देखिए आपने एक न्यूक्लियोसोम देखा था, इस तरह से इसने मतलब 2 चक्कर मारे थे, फिर उसके बाद ये ऐसे बाहर निकल गया। अब ये दूसरे न्यूक्लियोसोम के साथ जुड़ने से पहले थोड़ी लंबाई को तय करता है ना, थोड़ी लंबाई ऐसे ही चलता है। फिर इसको मिलता है एक H1।
H1 क्या करता है, एक तरह से सीलिंग की तरह से काम करता है। कभी आपने नई गिट्टी खोली है धागे की जिसमें सील लगी हुई होती है ऊपर, जो है एक कागज़ बंधा हुआ होता है ना, मतलब पैकिंग बनी हुई होती है, तो वो सीलिंग जो है वो लगी है H1 से। ठीक है, तो यहाँ पे H1 जो है एक बीच में एक सीलिंग का काम करता है कि भाई ये वाला न्यूक्लियोसोम ख़त्म हो गया। अब वो दूसरे सिरे से क्या करता है, दूसरे न्यूक्लियोसोम के साथ जुड़ के उन दोनों को कनेक्ट करता है। जैसे सिमिलरली अब ये जोड़ता कैसे है वो देख लेते हैं पहले, फिर उसके बाद आगे समझेंगे। देखिए H1 जो है इसके पास दो भाग है, दो सिरे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि सारे स्टोन्स के पास दो सिरे हैं, एक सिरा होता है N टर्मिनस और दूसरा सिरा होता है C टर्मिनस। तो N टर्मिनस तो इस वाले न्यूक्लियोसोम्स के साथ जुड़ जाएगा, है ना, और जो इसका C टर्मिनस है वो अगले न्यूक्लियोसोम के साथ में जुड़ जाता है। तो यहाँ पर N टर्मिनस इस वाले न्यूक्लियोसोम के साथ और C टर्मिनस अगले वाले न्यूक्लियोसोम के साथ में जुड़ता जाएगा, और इस तरह से H1 जो है लिंकर को दो न्यूक्लियोसोम के बीच में कनेक्शन बनाने में हेल्प करेगा। यानी H1 का काम यहाँ पर होगा न्यूक्लियोसोम्स को पास पास लाके एक दूसरे के साथ में जोड़ना। समझ गए आप? तो ये इस तरह से न्यूक्लियोसोम का काम शुरू होता है। तो हम पूरा अगर आप देखें तो कोर प्रोटीन हमारा जो था, जो कि इन चार से बना हुआ था, H2A, H2B, H3 एंड H4 से, तो उसकी जो थिकनेस हमने बताई कि 11 nm के आसपास इनका डायमीटर होता है, और इसकी हाइट की अगर हम बात करें, ऊंचाई कितनी होगी, वो होगी 6 nm के आसपास। ठीक है, और अगर हम इसके वास्तव में न्यूक्लियोटाइड बेसिस को काउंट करते हैं तो अभी तो हमने अप्रॉक्स बताया था ना आपको 200 बेस पेयर के करीब होता है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो गोला चक्कर लगाने में जो DNA काम में आ रहा है वो है केवल 146 बेस पेयर लंबा, है ना, जो कि टाइटली पैक हो रहा है, कोर से डायरेक्टली कनेक्टेड है ना। और बाकी का जो है 146 के बाद का जो बचा हुआ है वो लिंकर बनाने में यूज़ होगा। ठीक है, तो टाइटली जो पैक्ड DNA का पार्ट है 200 में से वो है 146। ठीक है, अब ये 146 के बाद में जो बचे वो सब लिंकर में यूज़ होंगे। तो यहाँ पे आप देख लीजिए स्पेसर या लिंकर बनाने में क्या क्या यूज़ हो रहा है। देखिए, इट इज़ अ स्मॉल सेगमेंट ऑफ DNA, यानी कि बचा हुआ जो आपका 54 बेस पेयर लंबा जो सेगमेंट होता है वो जो है वो लिंकर बनाने में यूज़ हो रहा है। लिंकर DNA जो है हैविंग अराउंड 40 बेस पेयर, पर इसमें से 54 में से एग्जैक्टली 54 जो है वो लिंकर में मिले, ये ज़रूरी नहीं है। करीब करीब के आसपास, हम आसपास की बात करते हैं तो 47 to 45 बेस पेयर जो है वो लिंकर में काम में आते हैं। ठीक है, 1 यूनिट ऑफ हिस्टोन H1 इज एसोसिएटेड विद इट। अब बीच में मैंने जैसे बताया आपको कि स्टोन H1 आ जाता है। देयर इज considerable variation in the length of spacer region in different species, varying from 1 base pair to the 80 base pair in sea urchin sperm। तो यानी कि अब हम यहाँ कंफर्म ये नहीं कह सकते कि भाई कितने बेस पेयर लंबा लिंकर होगा। समझ गए आप? तो लिंकर की जो स्पेस लंबाई है वो वेरी करेगी हर मॉलिक्यूल के हर स्पीशीज़ के अंदर। यहाँ पर आपको 2 न्यूक्लियोसोम्स को H1 के द्वारा पास लाया गया है। तो दिस ब्लैक स्ट्रक्चर इज 2 अपोजिट पोल्स ऑफ H1 स्टोन। तो यहाँ पे एक NH2 आपको सिरा दिख रहा है, COH सिरा दिख रहा है, ये इसकी आपको मैं डायमीटर बता रही थी, है ना, और ये इसकी हाइट है ना, हाइट मतलब ऊंचाई, अगर हम इसको सीधा रखें तो, है ना। तो यहाँ पर ये न्यूक्लियोसोम की पैकेजिंग होती जा रही है, इसको हम कहते हैं पैकेजिंग एक्चुअल, है ना। तो इससे जो स्ट्रक्चर बना है उसको अगर हम देखें तो देखिए आप कि ये आपको मैंने मोटाई यही बताई थी ना, और ऊंचाई ये बताई थी, है ना। तो अब आप देखिए कि यहाँ पर ये लिंकर आया, H1 यहाँ लगा हुआ है, लिंकर आया, इसने 2 चक्कर लगवाए और इसे ले गया बाहर। तो लिंकर का कुछ पार्ट तो यहाँ पर इन्वॉल्व हो गया और कुछ पार्ट यहाँ पर। ओवरऑल आप मिलाओगे तो करीब करीब 15 न्यूक्लियोटाइड लंबा इधर का और इधर का मिला के हो जाता है। ठीक है, फिर H1 आ गया। इस H1 के दूसरा सिरा जो कि COH ग्रुप सिरा है वो इस वाले न्यूक्लियोटाइड से जुड़ गया, न्यूक्लियोटाइड से नहीं, न्यूक्लियोसोम से जुड़ गया। अब ये भी 2 चक्कर लगाएगा, फिर आगे बढ़ जाएगा। तो इस तरह से ये एक बीड्स इन स्ट्रिंग यानी माला में पिरोए हुए मोतियों की तरह ये पूरी चेन आगे बढ़ती जाएगी, और ऐसे न्यूक्लियोसोम्स जो है एक दूसरे से अटैच होते जाएंगे। अब क्या होगा
कि न्यूक्लियोसोम पैकेजिंग और फॉर्मेशन ऑफ क्रोमेटिन फाइबर। अब ये जो न्यूक्लियोसोम की चेन तो बन गई है, लेकिन इससे अब हमको क्रोमेटिन फाइबर्स बनाने हैं। तो क्रोमेटिन फाइबर बनाने के लिए आप इनको करना पड़ेगा हमको सुपर कॉइल। सुपर कॉइल मतलब इनको और कॉइल कर दीजिए, यानी स्प्रिंग को फिर बड़ी स्प्रिंग के फॉर्म में ले आइए। तो ये सुपर कॉइलिंग जो है ये जो है आगे बढ़ती जाती है, और जो कि अभी यहाँ पे आप 11 nm देख रहे हो वो 30 nm में कन्वर्ट हो जाएगी। इतना डायमीटर इसका बढ़ जाता है, यानी इसका फिर आप क्या करो, एक स्प्रिंग बना दो इसको यूज़ करते हुए। तो यहाँ पे क्या हुआ, न्यूक्लियोसोम आर पैक्ड अपॉन वन एनदर टू फॉर्म क्रोमेटिन फाइबर और न्यूक्लियोप्रोटीन्स फाइबर विद अ डायमीटर ऑफ 30 nm। यानी कि अब ये न्यूक्लियोसोम की जो लंबी स्ट्रिंग्स बन गई हैं वो 30 nm की एक नई कॉइलिंग फॉर्म में आ जाती हैं। और ये एक ऐसा लगता है बीडेड, मतलब क्या बोलेंगे, बीडेड यानी मोतियों की माला को वापस से आप स्पाइरल ऑर्डर में स्प्रिंग बनाने में यूज़ कर रहे हो। ठीक है, तो ये जो है प्रोसेस जो उसमें कि हमको वापस से स्प्रिंग बनानी है वो हमको वो कहलाती है हमारी सुपर कॉइलिंग, जिससे कि क्रोमेटिन्स का निर्माण होता है। और अब इसकी जो मोटाई है इस सूत्र की, जो कि वापस कॉइलिंग से बना है, उसकी मोटाई जो है 30 nm के आसपास हो जाती है। और ये जो 30 nm की जो क्रोमेटिन है ये हमको इंटरफेस में तो हमें न्यूक्लियोसोम ये वाली कंडीशन दिखाई देती है 11 nm की, और उसके बाद जब दोबारा सुपर कॉइलिंग होगी यानी कि प्रोफेज अवस्था आएगी, तब तक इसकी जो मोटाई है वो और बढ़ती जाएगी, 30 nm के आसपास हो जाएगी। ठीक है, तो और ये जो सुपर कॉइलिंग होगी इसके एक चक्कर के अंदर, दोबारा स्प्रिंग बना रहे हो ना आप, तो एक गोला बनाओगे स्प्रिंग का, तो उसके अंदर करीब करीब आपको 6 से 7 न्यूक्लियोसोम्स लगाने पड़ेंगे। यानी कि 6 से 7 न्यूक्लियोसोम्स को अगर आप वापस एक चक्कर में व्यवस्थित कर दो, सबके H1 प्रोटीन्स को आप अंदर की तरफ कर दो, है ना, फूल जैसे बनाते हैं, फ्लावर बनाते हैं ना, तो सेंटर की तरफ सबका H1 कर दो, और इनको 6 से 7 न्यूक्लियोसोम्स को के ड्रम्स जैसे हैं, ये ड्रम्स को आप व्यवस्थित कर दो तो बीच में H1 आ जाएंगे, और सारी तरफ आपको परिधि पर जो है न्यूक्लियोसोम्स के ड्रम्स को अरेंज करना है। ठीक है, तो जब इस तरह की संरचना बनती है तो उसमें उसको हम कहते हैं सोलेनॉइड, और इसकी थिकनेस हमको कितनी दिख रही है, 30 nm के आसपास। अभी भी काम नहीं चलेगा, सोलेनॉइड जो है एक इंटरमीडिएट स्टेज है, हमको बनाना है पूरा एक क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम्स के लिए अब हमको बनाना है क्रोमेटिन। सबसे पहले हम बनाए किसके, क्रोमेटिड्स, है ना, क्रोमेटिन नहीं सॉरी क्रोमेटिड यानी अर्धगुणसूत्र। तो अब ये जो 30 nm का फाइबर बन गया है जिसको हमने सोलेनॉइड कहा है ना, वो फिर से पैकेजिंग करता है, फिर से फोल्डिंग करता है ना, जिसको हम कहते हैं सुपर सोलेनॉइड, यानी सोलेनॉइड का भी सुपर, है ना। उस सुपर सोलेनॉइड का फॉर्मेशन जो है वो वापस से कॉइलिंग करेगा, और ये फिर कई गुना मोटा एक वापस एक सूत्र बना लेगा जिसको हम कहते हैं 300 nm डायमीटर का सुपर सोलेनॉइड। ठीक है, अब ये कॉम्पैक्टनेस और बढ़ती जा रही है, कंडेंसेशन और होता जा रहा है, सघनता और बढ़ती जा रही है, पानी निकलता जा रहा है इसका, तो ये सब प्रोसेस भी चल रही है साथ में। तब तक हमारा मेटाफेज और एनाफेज जो है वो पास हो जाता है, और हम आ जाते हैं किस पे, है ना, मेटाफेज के बाद एनाफेज में तो हमको प्रॉपरली दिखता है कि क्रोमोसोम्स में 2 क्रोमेटिड्स दिख रहे हैं। यहाँ तक आते आते हमको दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स अलग दिखाई देने लग जाते हैं, और उस वक्त अगर हम क्रोमोसोम्स को नापें पूरे, तो क्रोमोसोम्स हमको करीब करीब 700 nm थिक दिखाई देते हैं। यानी कि मेटाफेज अवस्था के अंदर जो गुणसूत्र आपको दिखाई दे रहे हैं वो उनके अंदर आपको मतलब 700 nm की थिकनेस दिखाई देगी। यानी कि अब हम सोलेनॉइड को देख रहे हैं यहाँ पर, दिस इज़ दी सोलेनॉइड, है ना, जो कि यहाँ पे एक न्यूक्लियोसोम को दूसरे न्यूक्लियोसोम्स के साथ में जोड़ने से बन रहा है स्ट्रक्चर। ये सोलेनॉइड को ही बता रखा है, ये सॉरी न्यूक्लियोसोम को ही बता रखा है। अब अगर हम इसकी थिकनेस को कंपेयर करें तो देखिए, अब आप ये डायग्राम्स मैंने इसीलिए स्पेशली आपको ये बताया है कि यहाँ पर आपका बन रहा है कॉइलिंग ऑफ न्यूक्लियोसोम फाइबर शोइंग सोलेनॉइड स्ट्रक्चर। ये हमारा बन रहा है सोलेनॉइड, जिसमें कि इस कॉइलिंग के अंदर आपको हर चक्कर के अंदर 6 से 7 न्यूक्लियोसोम्स लगे हुए दिखाई दे रहे हैं, और इनको खोल दिया है तो आपको न्यूक्लियोसोम ऐसे बिखरे हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर इसके डायग्राम को अगर हम बहुत पास से देखें तो मॉडल शोइंग न्यूक्लियोसोम पैकेजिंग इन 30 nm न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर्स, यानी कि ये हमको इस तरह से न्यूक्लियोसोम पास पास आके इस तरह से व्यवस्था दिखा रहे हैं।
फिर इनसे जो बना सुपर कॉइलिंग के दौरान इस तरह का हेलिकल स्ट्रक्चर बना, जिसको हम सुपर सोलेनॉइड कह रहे हैं, जिसकी मोटाई जो है वो करीब करीब 300 nm के आसपास हो गई है ना। फिर इसमें और कॉइलिंग हुई, और कॉइलिंग हुई तो हमारा जो संरचना है वो आगे पहुंच गई किसमें, 300 nm तक तो हमने बात कर ली थी ना, 2 nm से चले थे डीएनए के 2 nm से। फिर 11 nm का हमारा न्यूक्लियोसोम बना, फिर 30 nm का हमारा सोलेनॉइड बना, फिर 300 nm का हमारा जो है वो क्रोमेटिन बना, फिर 700 nm का क्रोमोसोम बना, है ना। और जब हमको पूरा क्रोमोसोम जो मेटाफेस में दिखाया हुआ है उसके दोनों क्रोमेटिड्स को हम नापे तो हमें 1400 nm का क्रोमोसोम दिखाई देता है। तो यहाँ तक आपको पूरी बात समझ में आ गई, है ना। तो ये जो है ये ऑर्गेनाइजेशन बताया जा रहा है, और ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह से थिकनेस और कंडेंसेशन हो रहा है क्रोमोसोम्स में वो आपको यहाँ पर पता चला। तो यहाँ तक कोई समस्या किसी को? बोलो भाई। नो मैम।